नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत सुल्तानपुर में इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग एंड साथ ही लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना विकास से जुड़े निर्माण कार्यों की परियोजना को मंजूरी दी। सरकार के मुताबिक इस परियोजना से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बैठक में बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार का फोकस औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं और विकसित करने और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर है। इन फैसलों से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कहा कि प्रदेश सरकार ने 9 साल में 9.30 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी है। अगले 6 महीने में 1 लाख युवकों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे, जिसका रिजल्ट प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विभाग के सहयोगों से 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की आयोग पारदर्शिता और तरीके से नियुक्तियां कर रही है और अब तक दी गई नौकरियों पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अब 14 दिन में जारी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। वहीं नोएडा में स्वाइन फ्लू के मामलों में अचानक से ही बड़ा उछाल सामने आया है। मंगलवार को जिले में एक ही दिन में 105 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही जिले में स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इससे एक दिन पहले भी सोमवार को केवल 15 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि महज 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अचानक बढ़े मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। दिल्ली एनसीआर से पहले से ही H1N1 संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में नोएडा में एक दिन में 105 नए मरीज मिलना स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और संक्रमण को रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर के तालबेहट में मानसूनी बारिश के बाद से माता टीला बांध पर एक बार फिर से पूरा शबाब वो देखने को मिल रहा है। जलस्तर बढ़ने से बांध के 15 गेट खोलकर जल निकासी शुरू कर दी गई है और गेटों से तेज रफ्तार से गिरते पानी की धार और आसपास फैली हरियाली से बांध का नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और परिवार और दोस्तों के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। लगातार बारिश से पहाड़, पेड़ पौधे और बहते पानी मिलकर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जलाशय में पानी की आवक और साथ ही जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। आवक जारी रही तो अगले दिन और गेट खोले जाने की संभावना है। प्रशासन ने सैलानियों से तेज बहाव और प्रतिवादी क्षेत्रों से दूर रहने और निर्धारित सुरक्षा स्थानों पर ही नजारा देखने की अपील की है।
वहीं यूपी के बागपत में कलेक्ट्रेट के लोकमंच सभागार में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की महापंचायत में किसानों, मजदूरों और आम जन की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि किसान और मजदूरों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांग पूरी हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। महापंचायत में गन्ने का भाव कम से कम 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई है। ऐसे में किसानों ने बिजली संकट, बढ़े बिल और मीटरों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। संगठन ने नकली दवाओं की बिक्री रोकने और निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने और ट्रैक्टरों के आरटीओ कार्यों में कथित अवैध वसूली रोकने की मांग की है। जिला अध्यक्ष अर्जुन प्रधान ने कहा कि सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक होगा। वक्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव से जनता द्वारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हम यहाँ बागपत कलेक्ट्रेट पर आए और हमने किसानों की समस्याओं को लेकर लगभग एक महीना पहले गांवों में, जैसे हमारे यहाँ के पदाधिकारी जहाँ थे और वहाँ गांवों की जो समस्या थी, आज उसे मजबूती से उठाने का आए और उसका समाधान करा कर यहाँ से जाएंगे हम। क्या मांग? हमारी मांग है, सबसे पहले तो गन्ने के मूल्य में वृद्धि हो, 600 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। दूसरा, जो पुराना भुगतान है, बकाया भुगतान है, वो पूर्ण हो, पूरी तरीके से पूर्ण भुगतान होना चाहिए। अगला सीजन आने वाला, शुरुआत होने वाली है इसकी। और तीसरा, ये जो बॉर्डर के जो गांव हैं, इन गांवों का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है, हरियाणा और यूपी की, तो उसका विवाद खत्म करा जा। जो जहाँ जिसकी जमीन है उसे वहाँ उसे दे दी जा। और तीसरा, कुछ जमीनों का अभी बकाया है मुआवजा जो नहीं दिया गया, शायद गौरीपुर मोड़ का है वो जो रास्ता बना, उसका मुआवजा पूरी तरीके से दिया जा। और जो प्राइवेट स्कूल चल रहे, मनमाने ढंग से चल रहे, अवैध वसूली कर रहे, फीस बहुत महंगी हो रही। एक किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तरसत है पूरी तरीके से, और ये बिल्कुल बंदी फीस हो और जो रेंज से जो बाहर मामला हो रहा उसे खत्म करा जा। और डीजल के दामों में भारी वृद्धि हो रही, इसे भी घटाया जा। इन मांगों को लेकर, अन्य मांगों को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरी नहीं, अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होने की तो अगला कदम हम अपने जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय कमेटी से बैठ कर इससे मजबूत आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। 2027 का चुनाव आ रहा है, देखो, चुनाव से तो हम दूर रहे, चुनाव का हमारा कोई मुद्दा नहीं। हमने सब कार्यकर्ता पदाधिकारी को कह रखा, जिसकी जहां मर्जी वोट वहां दे लो, और संगठन के नाम पर हम एक है। और सरकार अगर उत्पीड़न करने पर आओगी तो सरकार को घेरने का काम करेंगे। बहुत जल्द निर्णय लेंगे, लखनऊ राजधानी पर पंचायत होगी। मेरा नाम है चांदनी, मैं संघर्ष मोर्चे से मैं यहाँ पे लिए आए भाइयों के साथ लिखा गन्ने के रेट तो कम है, चीनी के भाव ज्यादा बढ़ा दिए। और यहाँ जवाहर नगर में, यहाँ पे गौरीपुर में कब्रिस्तान नहीं है, उस कब्रिस्तान की समस्या के समाधान के लिए आए हम यहाँ सब अपने संगठन को लेकर। मैं चाहती हूँ प्रशासन का हाथ जोड़ के अभी हमारी समस्या का समाधान करे जाए। अर्जुन प्रधान, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हूँ। किसानों की समस्या है गंभीर, उनकी मामले के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसमें गन्ने के भाव की है, दवाई की है फर्जी की, स्कूलों की है जो फर्जी डिग्री लेके स्कूल चला रहे, छात्रवृत्ति गमन, प्लस में कब्रिस्तानों का मुद्दे हैं दो, एक गौरीपुर का, एक निवाड़े का। खादर की ज़मीन का मुद्दा है इसमें जो हरियाणा सीमा विवाद का है, और ये सदी से चलता आ रहा। ये 10-12 मांग हमारी इनमें अहम है। एक आरटीओ का मामला है जो किसानों को ट्रैक्टर पर अवैध वसूली कर रहा। ये कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें इसमें वजह से हमने धरना दिया। आज जो आपकी मांगे पूरी ना होगी तो धरना निकाल करेंगे। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ बागपत
वहीं यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद से हाईवे पर राहगीरों को भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके मामले की जाँच शुरू कर दी है और हादसे के बाद से कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस दुर्घटनाओं के कारणों और बस चालक की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं कन्नौज में साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त अंशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना ठठिया क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस ने उसके कब्जे से 50,000 से ज्यादा नगद और 20 एटीएम कार्ड समेत कई सामग्री बरामद करने का दावा किया है। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यूनियन बैंक के वीसी पॉइंट पर शिकायतकर्ता के अंगूठे का क्लोन तैयार करके उसके बैंक खाते से 44 लाख की रकम धोखाधड़ी से निकाल ली थी और मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी और इसके बाद से गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस अब बरामद एटीएम कार्ड और अन्य सामग्री के संबंधों में भी जांच कर रही है। वहीं ललितपुर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर मुस्लिम समाज ने इंसानियत और सेवा की मिसाल पेश करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शहर के मोहल्ले में आयोजित शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 50 लोगों ने स्वच्छता से रक्तदान किया। सुबह से ही शिविर में रक्तदाताओं की भीड़ जुटी रही। जिला अस्पताल को पूरी तरह से टीम की देखरेख और डॉक्टरों की स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए रक्त संग्रह किया और ऐसे में स्थानीय लोगों ने कहा कि ईद मिलाद अमन, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान शिविर लगाया गया ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। जी बताएं, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वारहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान मलिक, हमनाए नबी मेरी पार का निवासी हूँ। किस अवसर पर ये आपने रक्तदान शिविर? हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, उलमाओं ने इस देश की मिट्टी के खातिर, वतन की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और आज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने सभी ने एक छोटी सी कुर्बानी की योजना बनाई है। वहीं बहराइच के करतनिया घाट वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें कि नदी का जलस्तर अचानक से ही बढ़ने से हाथियों का पूरा कुनबा तेज बहाव में बह गया। कुनबे में 3 वयस्क हाथी और 2 शावक शामिल थे। बहते बहते हाथी गिरजापुरी बैराज के पास पहुंच गया। काफी देर तक हाथियों ने तेज धार में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, स्थिति पर नजर बनाए रखा और ऐसे में पानी का बहाव कम होने पर हाथियों ने शवों को संभाला और इसके बाद से वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को हाका लगाकर सुरक्षित जंगल की ओर मोड़ दिया। वन विभाग की तत्परता से 5 हाथियों की जान बच गई और फिलहाल सभी हाथी सुरक्षित हैं और जंगल में लौट चुके हैं। घटना के बाद से वन विभाग ने नदी किनारे गश्त बढ़ा दी है। तो आज सुबह की ये घटना है जिसमें करीब हमको 10:30 बजे ये सूचना आती है कि कौड़ियाला नदी में कुछ हाथी बहते हुए दिखे हैं। तत्काल जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो एलिफेंट काफ होते हैं और 2 एडल्ट एलिफेंट्स नदी में बह रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। घाघरा, ये जो घटना है ये कौड़ियाला नदी की है जो घाघरा के अपस्ट्रीम में गिरजापुरी जो बैराज है उसके अपस्ट्रीम में ये नदी पड़ती है और बहुत तेज़ फ्लो होने के कारण वो जो काव्स थे, जो कि एलिफेंट यूजुअली एक अच्छे स्विमर्स होते हैं बट क्योंकि नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था तो वो अपनी स्विमिंग पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और बहुत तेज़ी से बह रहे थे और प्रोबेबली जो एडल्ट एलिफेंट्स थे वो उनके पीछे उनको बचाने के लिए नदी में बह रहे थे। जैसे ये सूचना मिलती है तो कतरना घाट रेंज का जो सदर बीट का जो स्टाफ था वो तत्काल वहाँ मौके पे पहुँचता है और बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही प्रॉम्प्टली उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करता है कि जो ये तेज़ फ्लो है, अगर जो गिरजापुरी डैम है उसके अगर गेट्स तो कुछ बहुत ही ब्रीफली अगर क्लोज़ किया जाए
तो नदी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा और एलिफेंट्स क्योंकि अच्छे स्विमर हैं वो एक नियंत्रण पाके बच्चों को और वो सेफली रेस्क्यू किए जा सकते हैं। तारीफ़ करना चाहूँगा इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही तरीके से तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी और जो गिरजापुरी बैराज का जो गेट था उसको ब्रीफली क्लोज़ किया, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जो नदी का जो फ्लो था उस पर थोड़ी सी कमी आई और 2 एडल्ट एलिफेंट से वो बाकी जो 3 छोटे जो वहीं यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसा हजरतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ट्रक पलटने के दौरान पेड़ की छांव में बैठे एक बुजुर्ग उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 मासूम बच्चियां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्थिति को संभालने के लिए 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। काफी देर तक चले हंगामे के बाद से पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद से ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर मामले की जांच और चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कन्नौज के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंगलवार रात से सुबह तक इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौके से नदारद रहे। डॉक्टर के नहीं मिलने पर कई मरीजों को अस्पताल से वापस लौटना पड़ा, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बाकायदा चार्जशीट भी लगाई गई है। इसके बावजूद भी डॉक्टरों के ड्यूटी से गायब होने पर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं पहुंचते और इमरजेंसी सेवा भगवान भरोसे चल रही है। मामले में सीएमओ विकास चंद्रा ने निर्देशों के पालन पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा से इस तरह की लापरवाही से मरीजों और तीमानदारों से में भी नाराजगी है और अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं रामपुर क्षेत्र में 18 साल के युवक गौरव का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों और परिजनों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया और मामले की जांच की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक गौरव सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था और उसके पिता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उनका कहना है कि करीब 3 महीने बाद गौरव की नौकरी लगने की उम्मीद थी। हालांकि हत्या के आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जाँच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम बिरसन है। अच्छा, कहाँ की घटना, कहाँ रहते हैं आप? मैं भैंसोड़ी में रहता हूँ। तहसील मिलक? भैंसोड़ी जिला रामपुर मिलक तहसील में। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके बेटे? मामला ये हुआ था, ये मेरे लड़के के पीछे बल्ला 6 महीने से फिरना है पीछे पीछे। और कल से बल्ला 6 लड़के हैं, 2 सूरजपाल के हैं, 2 भगवान दास के और चरना है चरना और उसके चरना का एक लड़का है और अर्जुन की इसमें सलाह है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है गौरव। अच्छा, गौरव। ये 3 महीने बाद फौज में चला जाता है। इसके डॉक्यूमेंट सब कागज सरकारी घर रखे तैयार। एक बार इसके लिए मतलब घेरा था। कितने समय ये घर से निकला था? ये घर से निकला है, मतलब सुबह का निकला हुआ है घर से ये। अच्छा। और हमें तो ढूंढते फिरना सब। अच्छा, तो कैसे सूचना मिली आपको यहाँ पेड़ पे? सूचना मेरा लड़का मतलब बड़ा वाला इधर से आया घूम के खेतों मैं। वहीं रामपुर क्षेत्र में गौकसी के मामलों में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर 1 जुलाई और 18 जुलाई 2026 को गौवंशीय अवशेष मिलने और वध के मामले में मुकदमे दर्ज थे। विवेचना में उसका नाम सामने आने के बाद से पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त को चेकिंग के दौरान आरोपी जो है वो बिना नंबर प्लेट की बाइक लिए हुए फरार था और इसके बाद से बाइक फिसलने से उसकी कथित तौर पर पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया और उसके पास से तमंचा, कारतूस, छुरी और बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में क्षेत्रांतर्गत 25,000 रुपए का इनामी को सबूत गिरफ्तार हुआ। क्या है पूरा प्रोग्राम?
थाना सैफनी अंतर्गत लगभग 1 माह पूर्व एक गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें से एक वांछित अभियुक्त था जिसपे 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज उस वांछित अभियुक्त को जब बैरुआ के पास पुलिस टीम ने आते हुए देखा तो उसको रोका, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल पुलिस अधीक्षक में लेकर उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस और चाकू इत्यादि बरामद किया गया। वहीं यूपी के सरवस्ती गांव में सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था बदहाल होने से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश के बाद से गांव की सड़कें कीचड़ और जलभराव से तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह पानी जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नालियों की उचित सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे बारिश के दौरान स्थिति गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से गाँव की सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था को जल्दी दुरुस्त कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं रायबरेली क्षेत्र में शिवपुरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। तेज गरज चमक के बीच पक्के मकान की छत पर बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ और ऐसे में बिजली गिरने से छत में छेद हो गया और कई जगह दरारें पड़ गई। तेज करंट की चपेट में आने से घर में लगे बिजली के उपकरण भी खराब हो गए। पानी की मोटर, पंखा और बिजली के बोर्ड को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद से परिवार और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के घायल होने या फिर जनहानि की सूचना नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित परिवार को उचित मदद दिलाने की मांग की है। क्या परिचय है? हमारा नाम नारायण प्रकाश पांडे, निवासी शिवपुरी, जिला रायबरेली। क्या घटना हुई? घटना कल रात में 11 बजे के लगभग में भयानक बादल करके और बिजली चमकी 2-3 बार, बहुत जोर जोर से चमकी और तीसरे बार में इतना जबरदस्त आके धमाका हुआ है कि हम लोग कुछ समझ न पाए क्या हो गया। उसके बाद हमारे जानवर वानवर सब भगे। सवेरे उठ के देखे तो हमारी दीवार चिटकी मिली, उसमें गड्ढा हो गया दीवार में जहाँ पे बिजली टच हुई है। और बाकी हमारे घर के जितने भी उपकरण थे, पानी के और क्या नाम है, पंखे हैं, कूलर है एंड AC है, ये सब जल गए। कोई जनहानि? जनहानि में यही हानि हुई है, बाकी जनहानि में कोई किसी की दुर्घटना नहीं। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।